नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि कैसे एक समांतर श्रेणी का एनवा पद ज्ञात किया जा सकता है। यानी कि हम लोगों ने वहां पर एक व्यापक सूत्र स्थापित किया था जिसकी मदद से एक समांतर दी हुई समांतर श्रेणी का कोई भी पद ज्ञात किया जा सकता है। तो चलिए हम लोग इस वीडियो में उससे संबंधित यानी कि समांतर श्रेणी के nवें पद से संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करते हैं, जो कि आपके प्रश्नावली 5.2 भाग 1 में हम लोग यहाँ पर 2 भाग में उसको हल करेंगे, इसलिए यह प्रथम भाग है और यह आपको NCERT के किताब में भी दी हुई है प्रश्न। तो हम लोग चलिए उसका अब कुछ सॉल्यूशन देखते हैं। तो पहला प्रश्न इस तरह से है कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए और सार्व अंतर डी दिया हुआ है या फिर पूछा गया होगा और एनवा पद और ए एन। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 4 ऐसे चीज हैं जिसके बारे में कुछ ना कुछ दिया गया है, जैसे कि प्रथम पद, सार्व अंतर, कौन सा पद है वो, और उस पद का क्या मान है, जैसे ए एन कितना है यानी कि एनवा पद कितना है। तो इन सभी के बारे में कुछ ना कुछ जानकारी सभी में 3 जानकारी दी गई है और चौथे जानकारी हम लोगों से अपेक्षा की गई है कि हम लोग निकालेंगे। तो प्रथम प्रश्न के पहले भाग पर आप देखिए, पहले भाग में कि ए दिया हुआ है, वह दिया हुआ है 7 और डी जो है जिसको हम लोग सार्वंतर बोलते हैं वो है 3 और एन जो है वह है 8। तो हम लोगों से पूछा गया है कि ए एन कितना होगा, यानी कि अगर हम लोग पहले प्रश्न को देखें तो हम लोगों से पूछा गया है कि ए एन जो है वह कितना होगा। तो चूंकि n जो है वह है 8 दिया हुआ, तो हम लोग a और n के जगह पर 8 लिखेंगे। और पहले से ही हम लोग जानते हैं कि समांतर श्रेणी का व्यापक सूत्र क्या होता है। तो मैं फिर से एक बार लिख देता हूं कि ए एन जो होता है वह बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 और उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं सार्वंतर से। तो ये हो गया हमारा व्यापक सूत्र। और इसी व्यापक सूत्र से हम लोग देखेंगे कि सारे प्रश्न जो यहाँ पर हैं उसको हल किया जा सकता है। जैसे कि कुछ गणित के और भी शाखाओं की आवश्यकता हो सकती है कुछ प्रश्नों को हल करने में, लेकिन सामान्यतया आप देखेंगे कि यह जो व्यापक सूत्र है यह काफी है यहाँ पर प्रश्नों को हल करने के लिए। तो चूंकि हम लोग n के जगह पर 8 रख रहे हैं तो यह क्या हो जाएगा a प्लस और n के जगह पर 8 रखते हैं 8 माइनस 1 अगुना d। अब a कितना दिया हुआ है, जो समांतर श्रेणी है उसका a जो है वह 7 है प्लस और 8 में से 1 जाएगा तो 7 अगुना और d के जगह पर हम लोग कितना प्रयोग करेंगे 3। तो इस तरह से हम लोगों को मिलता है उत्तर जो है 28, यानी कि an जो है यहाँ पर हम लोग 28 यानी 28 लिख सकते हैं। तो इसी तरह से आप देख सकते हैं कि कुल मिलाकर के हमारे पास जो 4 बदलने वाली चीजें थी ए डी एन और ए एन, उसमें से 3 दिया हुआ रहेगा और 1 पूछा जाएगा। जैसे कि दूसरे अगर इसी के पहला प्रश्न के दूसरे भाग को अगर आप देखें तो उसमें ए दिया हुआ है, मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूं यहाँ पर। तो उसमें ए दिया हुआ है, एन दिया हुआ है कितना है, और ए एन जो कि एनवा पद है वह दिया हुआ है और पूछा गया है कि डी क्या होगा, यानी कि उस जगह पर रिक्त स्थान छोड़ दिया गया है और अपेक्षा है कि यहाँ पर हम लोग सार्व अंतर का मान निकालेंगे। तो मैं एक और हल कर देता हूं और बाकी के जो 3 हैं वह मैं अपेक्षा करता हूं कि आप लोग उसे हल करेंगे। तो चलिए हम लोग दूसरे भाग को हल करने का प्रयास करते हैं। तो फिर से वही व्यापक सूत्र जो है उसी का हम लोग प्रयोग करेंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और उसको सार्वंतर से गुना कर देते हैं। अब देखिए कौन कौन सी चीजें दी हुई हैं, जैसे कि ए एन, तो ए एन तो दिया हुआ है कितना है 0, तो हम लोगों ने 0 लिख दिया। और ए भी दिया हुआ है कितना है -18 प्लस और n का वैल्यू कितना है दिया हुआ है 10, तो 10 घटाओ 1 और उसके बाद हम लोग d से गुना कर, क्योंकि d भी हम लोगों को मालूम करना है तो उससे मल्टीप्लाई कर दिए। और ये जो -18 इस तरफ आ जाएगा तो 18
और 10 में से 1 जाएगा तो 9D। और यहाँ से हम लोग इजीली बता सकते हैं कि D जो है वह कितना हो जाएगा, 2। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि अगर इन चारों चीजों में से, मैं फिर से यहाँ लिस्ट कर देता हूँ, A, D, N और AN, इन चारों चीजों में से अगर किसी 3 चीज की हम लोगों की जानकारी हो तो चौथे चीज को निकाला जा सकता है। यानी कि 3 दिया है, अगर 3 चीजें दिया है तो चौथा ज्ञात किया जा सकता है, किया जा सकता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, क्योंकि देखिए इन्हीं चारों पर तो प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो अगर हम लोग को कोई 3 दिया हुआ रहेगा तो चौथा हम लोग बिल्कुल ही ज्ञात कर सकते हैं। तो अभी हम लोगों ने 2 एग्जाम्पल देखा, जिसमें पहले में पूछा गया था कि AN कितना है होगा, और फिर दूसरे में पूछा गया था कि D कितना होगा। अब आप तीसरे भाग में देख सकते हैं कि पूछा गया है कि A कितना होगा, ये आप लोग खुद बनाए। उसके बाद फिर चौथे में आप देखिए कि उसमें पूछा गया है कि एन कितना होगा, और पांचवें में पूछा गया है कि ए एन कितना होगा। जैसे कि इसमें भी पूछा गया था, पहले वाले में पूछा गया था ए एन कितना होगा, उसी तरह से पांचवें में भी पूछा गया है। तो पहला और पांचवा तो एक जैसा है, लेकिन बीच के और जो 2 भाग है मैं चाहूंगा कि आप उनको भी हल कर लें। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न इस तरह से है कि निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और औचित्य दीजिए। तो उसमें 2 भाग हैं, तो मैं यहाँ पर एक भाग को हल कर देता हूँ और एक भाग में अपेक्षा करता हूँ कि आप लोग उसका हल करेंगे। तो दूसरा का जो दूसरा भाग है हम लोग उसको हल कर लेते हैं। तो हम लोगों के पास एक एपी दिया हुआ है, और एपी इस तरह से चलती है, -3 -1/2 2, और फिर ये डॉट डॉट, यानी कि ये इसी तरह से चलता हुआ रहेगा। ये एक अपरिमित समांतर श्रेणी का उदाहरण है, और हम लोगों से पूछा गया है कि 11वां पद क्या होगा। ठीक है, तो ये एक एपी दी हुई है और हम लोगों से अपेक्षा है कि 11वां पद क्या है उसे निकालने के लिए। तो फिर से व्यापक सूत्र जो होता है उसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो ए एन जो होता है एनवा पद, वो होता है ए प्लस n-1, और डी से उसको गुना कर देते हैं। अब देखिए कि हम लोगों से पूछा 11वां पद, तो 11वां पद किसको बोलते हैं, ए, और उसके नीचे लगा हुआ रहेगा इस तरह से 11, तो ये A11 को ही हम लोग 11वां पद बोलते हैं। और 11वां पद लिखने के लिए व्यापक सूत्र में अगर n की जगह 11 डालिएगा तो वो इस तरह से दिखेगा, A11 बराबर A प्लस n की जगह 11 माइनस A गुना D। तो अब हम लोगों को ए भी निकालेंगे कि कितना है, और डी निकालेंगे, और सबको रख देंगे तो हम लोगों को उत्तर मिल जाएगा कि 11वां पद क्या है। तो ए निकालना तो बहुत आसान है, क्योंकि जो प्रथम पद होता है उसी को हम लोग ए बोलते हैं, तो यही हो गया ए। लेकिन अगर हम लोगों को डी मालूम करना हो तो डी के लिए हम लोग क्या करते हैं कि 2 क्रमागत संख्याओं का अंतर लेते हैं और आगे वाली संख्या को पीछे वाली संख्या से घटाते हैं। तो आगे वाली संख्या क्या है, -1/2, और इसको घटाएंगे किससे, पीछे वाली संख्या जो कि -3 है। देखिए यहाँ पर ये आगे वाली है और ये पीछे वाली है -3। तो यह बहुत आसान है इसको करना। तो ये कितना हो जाएगा, -1/2 अब +3, तो ये 3 में से आधा चला जाएगा तो कितना बचेगा, 2 पूर्णांक 1/2, या फिर हम लोग इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 5/2। तो इस तरह से हम लोग डी भी निकाल लिए और ए भी मालूम है। तो अब A11 में जाकर हम लोग इस चीज को रख देते हैं। तो ए कितना था, -3 प्लस, और 11 में से 1 गया तो 10, और डी के जगह पर हम लोग कितना रखेंगे, 5/2। अब इस तरह से हम लोग आसानी से इसको हल कर सकते हैं। 5 गुने 5 तो 25 -3, तो ये कितना हो जाएगा, 22। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि हम लोगों से जो पूछा गया था कि 11वां पद कौन सा होगा, तो हम लोग कितना निकाले, वो 22 है। तो आपका जो है ऑप्शन नंबर बी जो है वह सही होगा। इसी तरह से मैं आशा करता हूं कि आप एक दूसरे प्रश्न का पहला नंबर जो भाग है उसे आसानी से आप लोग हल कर पाएंगे, जिस मेथड का हम लोगों ने यहाँ यूज किया है। चलिए अब तीसरे प्रश्न पर चलते हैं। तो तीसरा प्रश्न इस तरह से है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए।
तो देखिए यहाँ पर कुछ नंबर्स दिए गए हैं और यह बताया गया है कि यहाँ पर जितने भी एग्जाम्पल्स, जितने भी प्रश्न हैं और सभी के सभी जो हैं वो समांतर श्रेणी में हैं, लेकिन कुछ जगह पर रिक्त स्थान छोड़ दिया गया, यानी कि रिक्त खाना छोड़ दिया गया। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक रिक्त खाना है, तो यहाँ पर क्या होनी चाहिए जिससे कि ये सब समांतर श्रेणी में ही हो, और यह दिया गया है कि समांतर श्रेणी में हो, आपको पता करनी है कि यहाँ पर क्या होनी चाहिए थी। तो चलिए हम लोग यहाँ पर भी एक दो प्रश्नों को हल कर लेते हैं और बाकी प्रश्न मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आप इसे हल कर लेंगे। तो तीसरे प्रश्न का पहले भाग को हम लोग देखते हैं। पहला भाग में इस तरह से लिखा है 2, ये ब्लैक बॉक्स टाइप का है, मतलब क्या भरा जाएगा ये हम लोग देखेंगे, और 26। अब देखिए प्रश्न ये उठता है कि ये जो है यह तो समांतर श्रेणी बना रहा है, यानी कि ये एपी में है, तो एपी का जो दूसरा पद होता है वह क्या होता है। देखिए ये 2 जो है वह तो प्रथम पद है, और ये जो बॉक्स के स्थान पर जो आएगा वो द्वितीय पद होगा। तो द्वितीय पद जो होता है उस क्या होता है, ए में हम लोग सार्व अंतर को जोड़ देते हैं तो वो द्वितीय पद बन जाता है। और तृतीय पद, ये देखिए ये तृतीय पद है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, a प्लस 2d, क्योंकि याद कीजिए अगर तीसरा लिखना है तो इसको हम लोग ऐसे भी तो लिखते थे, 3 माइनस 1 गुना डी, और ये 3 माइनस 1 गुना डी को ही हम लोग a प्लस 2d लिखे हैं। तो अब देखिए a के जगह पर कितना हो गया 2, a प्लस डी के जगह पर क्या होगा ये हम लोगों को मालूम करनी है, और a प्लस 2d हम लोगों को कितना मालूम है 26। अब अगर इसको हम लोग समीकरण 1 मान लें तो इस समीकरण को हल कर लेंगे और आसानी से हम लोग पता कर सकते हैं कि d का मान कितना होगा। अगर d पता चल जाएगा तो दूसरे पद निकाल सकते हैं। तो a के जगह पर 2 रखिए, तो a के जगह पर 2 रख दिए और 2d बराबर 26, और यहाँ से ये 2 घट जाएगा तो 2d बराबर 24, यानी कि d बराबर कितना हो जाएगा 12। अब देखिए d12 निकल गया और a हम लोगों को मालूम ही है कि 2, तो ये a प्लस डी जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 14, क्योंकि a प्लस डी और a कितना है 2 प्लस हम लोग d जो निकाले हैं वो कितना है 12, तो इसलिए ये क्या हो गया 14। तो आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने इस गुण का इस्तेमाल किया है कि दी हुई जो संख्या है, ये जो संख्याओं का जो यहाँ पर जो समूह है ये जो दिया गया है वो समांतर श्रेणी में है, और उसी के गुणों का इस्तेमाल करते हुए हम लोग बिल्कुल बता सकते हैं कि यहाँ पर कितना संख्या, कौन सी संख्या आएगी। अब हम लोग एक और प्रश्न हल कर लेते हैं और बाकी प्रश्न मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ कि आप लोग उसे बिल्कुल ही हल कर लेंगे। तो चलिए मैं एक और प्रश्न को हल करता हूँ, तीसरा का 5वां नंबर भाग। उसमें क्या है कि एक बॉक्स दिया गया है, यानी कि यहाँ पर क्या है वो नहीं मालूम है, यहाँ क्या है नहीं मालूम है, इन सभी जगह पर क्या है वो मालूम नहीं है, लेकिन 2 जानकारी हम लोगों के पास है। पहला कि यहाँ पर 38 लिखा हुआ है और यहाँ पर -22। अब 38 जो लिखा हुआ है 38 वो कितने नंबर पर है, दूसरे पद पर है, और जो -22 लिखा हुआ है वो कौन से पद पर है, छठे पद पर। ठीक है, तो ये दूसरे पद पर 38 और छठे पद पर -22। तो इस जानकारी का हम लोग यूज करेंगे और बाकी के जो नंबर्स नहीं है लिखे हुए उनको निकालने का प्रयास करते हैं। तो A2 जो होता है हम लोग देख चुके हैं कि A2 को हम लोग कैसे लिखेंगे, A प्लस डी, और ये दिया हुआ है 38। तो चलिए इस प्रश्न के लिए 3 के 5वें भाग के लिए इसको पहला समीकरण मान लेते हैं, और ये जो A6 है, A6 को हम लोग अगर सांकेतिक भाषा में लिखें तो ये कैसे लिखेंगे, A प्लस 5D, क्योंकि हम जो पद लिखना चाहते हैं उससे एक घटा हुआ होता है यहाँ पर, तो इसलिए हम लोगों ने लिखा A और उसके बाद एक घटा करके 5D, और ये दिया हुआ है कितना -22। तो ये समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 जो आप गौर से देखिएगा तो ये क्या है, रैखिक समीकरण के युग्म है। ठीक है, और अगर आप रैखिक समीकरण के युग्म को हल करना जानते हैं तो बहुत आसानी से इसको हल कर सकते हैं। तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को हम लोग क्या करते हैं, घटा देते हैं, 2 में से 1 को घटा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, a और a तो खत्म हो जाएगा, और इसमें 2 में है 5d और पहले वाले में है d, तो 5d और -d हो जाएगा, और चूंकि हम लोग 2 से 1 को घटा रहे हैं तो -22 और उसमें
38 भी घट जाएगा, तो 5D में से D जाएगा तो कितना हो जाएगा 4D, और ये जोड़ ये दोनों घटाने पर कितना हो जाएगा -60। तो D के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं -60/4 बराबर -15। तो इस तरह से हम लोग को D मालूम हो गया कि कितना होनी चाहिए, D बराबर -15 है। तो अब आप देख सकते हैं कि हम लोगों को क्या निकालना है A, क्योंकि ये प्रथम पद भी ज्ञात नहीं है प्रथम पद, तो हम लोग पहले A निकाल लेते हैं। अब देखिए समीकरण 1 से ये जो समीकरण है इसका अगर यूज करें तो इसमें क्या दिया हुआ है कि A + D बराबर 38, लेकिन अभी हम लोगों ने देखा कि D जो है वो -15 है, तो A और D की जगह पर -15 लिख दिए और ये कितना हो जाएगा 38। तो A बराबर कितना हो जाएगा 38, और -15 उस तरफ जाएगा तो +15, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 53। तो हम लोग देख सकते हैं कि ये जो सामान्यीकृत फॉर्मूला है, ये सूत्र है, उसका प्रयोग करके हम लोग चाहें तो बहुत सारे रिक्त स्थानों को, चाहे वो बीच मतलब कुछ जानकारी होने पर बाकी रिक्त स्थानों को भी भरा जा सकता है। यानी कि यहाँ पर जो नंबर होगा वह कितना आएगा 53, और उसके बाद हम लोग देख सकते हैं कि ये तो पहले से ही दिया हुआ है, और अगर हम लोग ये एक और मैं निकाल देता हूँ यहाँ पर, और बाकी की दो संख्या आप लोग खुद ही तुरंत निकाल सकते हैं। तो मैं एक ये बता देता हूँ कि यहाँ पर क्या आएगा। तो हम लोगों के पास ये 38 दिया हुआ है, लेकिन D कितना है -15। तो अगर इसके जस्ट आगे वाली संख्या मालूम करना है तो हम लोग क्या करते हैं, पिछले वाली संख्या में D को जोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ पर D जोड़ने का मतलब क्या है कि असल में वो घट जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर सोचिए कि A3 लिखना हो तो A3 जो है वह किसके बाद आती है, 2 के बाद आती है, तो A2, और उसमें क्या करेंगे हम लोग D को जोड़ देंगे। बट लेकिन हम लोग को A2 कितना लिखा हुआ है तो 38। ये देखिए A2 जो था वो 38 है, और उसमें D जो है, D हम लोग निकाले कितना 15, तो 38 में से 15 को हम लोग घटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 23। तो यहाँ पर जो संख्या आएगी 23। और मैं आशा करता हूँ कि चूंकि आपको D पहले से ही मालूम है तो आप जरूर ही ये वाली यानी कि चौथे पद और पांचवें पद को भी निकाल लीजिएगा। चलिए हम लोग अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न इस तरह से है कि एक AP दी हुई है और उसके कुछ पद शुरुआत के दिए हुए हैं, और हम लोगों से पूछा गया है कि कौन सा पद 78 है, यानी कि 78 है। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं कि जो सामान्य फॉर्मूला था, व्यापक फॉर्मूला, वो क्या है। तो वो है an बराबर a प्लस n-1, और उसको हम लोग किससे गुणा करते हैं D से। अब देखिए हम लोग से पूछा कौन सा पद 78 है, तो हम लोग अभी तो नहीं जानते हैं कि कौन सा पद 78 है, इसलिए हम लोग मान लेते हैं कि nवां पद जो है असल में वही 78 है, और उसके आधार पर हम लोग ये दिखा देंगे कि n कितना है। मतलब हम लोग दिखाना चाहते हैं कि n कितना है, कितना है, और ये मान करके चलते हैं कि ये जो 78 दिया गया है वो असल में an ही है, यानी कि nवां पद 78 है, और हम लोग n निकालने का प्रयास करेंगे। तो चलिए an के जगह पर हम लोग 78 लिख देते हैं, और a जो है, a क्या होता है प्रथम पद, तो प्रथम पद यहाँ पर क्या है 3, a को प्रथम पद पढ़ते हैं 3 प्लस, और चूंकि हम लोग अभी नहीं जानते हैं कि n कितना है, इसलिए मैंने यहाँ पर n-1 लिख दिया है। और d जो है वह है सारबंतर, तो सारबंतर निकालना आसान ही होता है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ d बराबर क्या हो जाएगा, दूसरे पद में से प्रथम पद को घटा देंगे, तो 8 में से 3 मिल जाएगा तो 5। आप और भी बहुत सारे तरीके से d निकाल सकते हैं, लेकिन ये सबसे आसान तरीका है। तो ये 5 से गुना हो जाएगा। अब देखिए ये 3 जो है इस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा 75, और उसके बाद n-1 उसको 5 से गुना कर देंगे, तो ये 5 इस तरफ आकर के भाग हो जाएगा तो 15 हो जाएगा, 15 n-1 के बराबर होगा। और यहाँ से हम लोग बिल्कुल ही बता सकते हैं कि n जो है वह 15 + 1 यानी कि 16 है। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो AP दी हुई थी, यानी कि जो AP दी हुई थी 3, 8, 13, 18, अगर इसको आप इस तरह से कंटिन्यू करते चले जाएंगे
तो जब आप 16वें पद पर पहुंचेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 78, जो कि हम लोगों से पूछा गया था। 78 जो है वो क्या है? 16वां पद, यानी कि ये 16। तो इस तरह से आप ये भी पता कर सकते हैं कि कौन से स्थिति पर यानी कि पोजीशन पर कौन सा नंबर होगा। चलिए अब हम लोग एक और प्रश्न हल करते हैं, 5वां नंबर, जिसमें लिखा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। अब देखिए इसके भी दो भाग हैं, एक मैं यहाँ हल कर रहा हूँ और एक आप लोगों के लिए छोड़ रहे हैं। तो हम फिर से यहाँ पर दूसरे नंबर जो प्रश्न है उसको हल कर देते हैं। तो उसमें ये इस तरह से लिखा है कि ये बात दी हुई है कि जो मैं अभी लिखने जा रहा हूँ वो समांतर श्रेणी है, यानी कि ये वाली बात ये समांतर श्रेणी है। 18, 15.1/2, 13, और इस तरह से ये बढ़ती चली गई और लास्ट में कितना है? -43। अब गौर से देखिए इसमें डॉट 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 के तो चिन्ह है, लेकिन अंतिम पद भी दिया हुआ है और अंतिम पद कितना है? -43। तो इस तरह के जो समांतर श्रेणी होते हैं यानी कि जो एपी होते हैं उन्हें हम लोग परिमित बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो पदों की संख्या होगी वह सीमित होगी, मतलब ये असीमित रूप से नहीं बढ़ता चला जा रहा है। तो ये एक सीमित क्या कह सकते हैं? परिमित समांतर श्रेणी का उदाहरण है। अब इस समांतर श्रेणी में हम लोगों से पूछा गया है कि कितने पद हैं। तो फिर से वही हम लोग व्यापक सूत्र का ही इस्तेमाल करेंगे। तो व्यापक सूत्र इस तरह से है कि an बराबर a प्लस n-1, और उसको हम लोग d से गुना कर देते हैं। अब देखिए an जो है वह क्या है? nवां पद। लेकिन यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि अगर हम लोग को पदों की संख्या ज्ञात करनी है तो यानी कि सबसे अंतिम वाले पद का उपयोग करेंगे। सबसे अंतिम वाला पद यहाँ पर कितना है? -43, क्योंकि सबसे अंतिम पद जो है उसका जो संख्या होगा, मतलब जिस जगह पर वो आया होगा वही असल में इसमें कुल मिलाकर के पदों की संख्या होगी। तो यहाँ पर -43 है और हम लोग an की जगह पर -43 यूज करते हैं। और a हमारे पास जो है, a को हम लोग प्रथम पद बोलते हैं, तो वो 18 है। और फिर n अभी हम लोग को मालूम नहीं है तो हम लोग n-1 रहने देते हैं और d के जगह पर हम लोग सार्व अंतर निकाल लेते हैं और फिर रखेंगे। सार्व अंतर में यहाँ पर निकाल रहा हूँ बगल में। तो d बराबर कितना हो जाता है? द्वितीय पद, और द्वितीय पद में से हम लोग किसको घटाते हैं? प्रथम पद को, या फिर आप चाहें तो तृतीय में से द्वितीय, आप जैसे भी निकालना चाहें निकाल सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 31/2 -18। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 31 - 36/2, और इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि ये -5/2 जो है वह सार्व अंतर का मान है। तो हम लोग ये सार्व अंतर का जो मान आया डी, हम लोग यहाँ पर पुट कर देते हैं, यानी रख देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? -5/2, क्योंकि हम लोग को डी चाहिए था। अब इस समीकरण को हम लोग बिल्कुल ही हल कर सकते हैं और उसके आधार पर हम लोग n को ज्ञात कर सकते हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप इसको बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। तो चूंकि ये जस्ट यहाँ पर आपको क्या करनी होगी कि 18 को इस तरफ लाना होगा और ये हो जाएगा n-1 -5/2। तो ये इस तरह से दिखेगा n-1 और -5/2। फिर आप इसको क्या करेंगे? -5/2 को उस तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा n-1 बराबर -65 गुने 2/-5। तो ये हो जाएगा, ये माइनस माइनस कैंसिल, और ये 5 13 गुने 2 तो 26 हो जाएगा। n-1 26 हो गया, तो n हो गया आपका कितना? 27, यानी कि 27। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इसमें जो कुल पदों की संख्या होगी, ये जो समांतर श्रेणी दिया हुआ है इसमें जो कुल पदों की संख्या होगी वो हम लोगों ने दिखाया कि कुल मिलाकर 27 है। तो ये तो दूसरा नंबर प्रश्न मैंने हल किया। मैं चाहूंगा कि आप पहला नंबर प्रश्न भी खुद से ही हल कर लें। चलिए हम लोग अब अगले प्रश्न पर विचार करते हैं, जिसमें ये दिया हुआ है कि क्या एपी 11, 8, 5, 2 और उसके बाद इस तरह से अगर ये बढ़ता रहे तो का ए पर -150 है। अगर है तो दिखाइए कि ये है, अगर नहीं है तो फिर क्यों नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर दिखाने का प्रयास करते हैं कि है या नहीं। तो
लिखा है कि एक पद -150 है, तो हम लोग मान लेते हैं कि अभी तो हम लोग को मालूम नहीं है कि कौन सा पद 150 हो सकता है, इसलिए हम लोग मानते हैं कि an जो है यानी कि nवा पद वो असल में -150 है। तो बट लेकिन हम लोग क्या जानते हैं कि an जो है उसका व्यापक सूत्र होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ पर an के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे -150, और a जो है वो प्रथम पद है, तो प्रथम पद कितना है हम लोगों का 11 प्लस, और हम लोग को अभी n नहीं मालूम है, वही हम लोग को ज्ञात करना है कि कौन सा पद है। अगर ये पता चल गया तो हम लोग बता सकते हैं कि -150 हो सकता है या नहीं। और डी जो है सारवंतर, वही सारवंतर के लिए फिर से हम लोग क्या करेंगे कि द्वितीय पद में से प्रथम पद को यहाँ घटा रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा -3। तो हम लोग यहाँ -3 प्रयोग कर देते हैं। अब 11 अगर इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा -161 बराबर n माइनस वन, और उसको -3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और फिर ये इस तरह से दिखेगा n माइनस वन बराबर -161 और बट्टे -3, तो ये हो जाएगा 161/3। अब जब इसको आप भाग देंगे तो ये देखिए कितने बार में कटेगा, 3 से 5 बार में कटेगा 15, एक बचेगा, और 3 तिया 9, 2 बचेगा, फिर दशमलव लेकर के आपको भाग देनी होगी, तो वो 6 आ जाएगा। अब गौर से देखिए कि n माइनस वन जो है वो 53.66 है, तो n कितना होगा 53.66, और ये 6 इसी तरह से बढ़ती चली जाएगी, लेकिन मैं 6 पर ही रुक गया हूँ, और प्लस 1, तो ये हो जाएगा 54.66, या इससे 6 को और भी बढ़ा सकते हैं। अब देखिए ये जो n निकला है वह 54 के बाद भी दशमलव में कुछ है, लेकिन आप गौर से देखिए कि n जो होता